दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वागत शासमल, कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, मत्स्य वैज्ञानिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है नर्सरी तालाब प्रबंधन और क्वालिटी फिश फीड प्रोडक्शन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मत्स्य पालन में सबसे जो मेन की रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, वो है मत्स्य बीज। तो ये बीज कितने प्रकार की होती है? ये बीज है आपको स्पॉन जो जीरा साइज है, अंडे से जब हैच करके बाहर आती है, दैट इज जीरा साइज स्पॉन कहलाते हैं। और उसके बाद ये स्पॉन को हम लेके जाते हैं नर्सरी में, और नर्सरी में ये फ्राई स्टेज में आती है। तो उसके बाद फिर रियरिंग तालाब में ले जाते हैं फ्राई को, तो वहाँ से 2-3 महीने के बाद ये फिंगरलिंग अंगुली का जो साइज है, ये साइज में आती है। तो ये मूलतः 3 प्रकार की जो मत्स्य बीज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मछली पालन के लिए। तो दोस्तों आज जो मत्स्य बीज संवर्धन या नर्सरी तालाब जो प्रबंधन के ऊपर जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखते हैं कि कितने प्रकार की है, क्या बीज है, कैसा है। नेक्स्ट जो है ये आपको जो पहले बताया गया, अंडे से जब निकालते हैं हैचलिंग से, ये 6 to 8 मिलीमीटर, इतना छोटा 6 to 8 मिलीमीटर। आपका घर में जो जीरा साइज है, जीरा साइज का भी मतलब जो साइज है उसी साइज का आपका स्पॉन कहलाता है। और इसको इंग्लिश में हैचलिंग्स, जो अंडे से हैच करके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हैचलिंग्स। तो ये उसके बाद फिर 25 से 30 मिलीमीटर, मतलब 15-20 दिन के बाद ये 25 से 30 मिलीमीटर होती है, दैट इज फ्राई साइज। फिर आपका 2-2.5 महीने के बाद ये उंगली का फिंगरलिंग साइज में आती है। ये कुछ डेवलपमेंट स्टेजेस वगैरह है। तो बीज जो नर्सरी तालाब में जो बीज उत्पादन है, उसके लिए जो प्रबंधन है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तालाब 2 प्रकार की है, एक है निस्तारी तालाब है, 2 है सीजनल तालाब। मतलब जो निस्तारी तालाब और जिसमें साल भर का पानी रहता है, दैट इज पेरिनियल सोर्सेज वाटर। और जो सीजनल जिसको डाबरी कहलाते हैं, वो छोटे छोटे तालाब है जिसमें मुश्किल से 3-4 महीना पानी रुकती है और उसके बाद वो पानी रहता नहीं है, छोटे छोटे आकार का जो तालाब है। तो मेनली सीड प्रोडक्शन के लिए, स्पॉन टू फ्राई के लिए हमने क्या है, छोटे छोटे जो तालाब है, डाबरी है, उसको सिलेक्शन करते हैं। तो वो बहुत अच्छे होते हैं मतलब सीड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जितना छोटा तालाब है उसका मैनेजमेंट जो है उतना ही तगड़ा होता है। तो इसीलिए सीड प्रोडक्शन के लिए हमने जो 0.1, 0.2 हेक्टेयर, 0.01 बल्कि 0.01, 0.02 हेक्टेयर का जो साइज का जो तालाब है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं आपका नर्सरी पॉन्ड के लिए। तो दोस्तों उसको कैसे तैयारी किया जाता है, अभी देखिए, अभी जो सीजन है, अभी आपका बिल्कुल गर्मी का मौसम है। अभी एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर मतलब आपका नर्सरी तालाब तैयारी का ये आपका पहला स्टेप है, अभी जो सीजन चल रहा है। तो नॉर्मली क्या है, छोटे छोटे जो तालाब है, जो तालाब सूख चुका है, जो सीजनल तालाब है, छोटे जो डाबरी जिसको डाबरी कहलाते हैं, वो तालाब को क्या करना है, आपको जुताई करना है, गहरी जुताई करना है। और जिसको प्लाविंग बोलता है, प्लाविंग करने से क्या होगा, आपका नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाएगा और ऊपर का मिट्टी नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें जो आपका एक्वाटिक इंसेक्ट, जलीय कीड़ा का जो अंडे और इसका जो लार्वा वगैरह है, वो सारे के सारे क्या है, ऊपर आ जाते हैं। और इतना हॉट ह्यूमिड, इतना गर्मी में वो जो लार्वी और अंडे जो है वो मर जाते हैं। तो दोस्तों आपका नर्सरी तालाब का पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है, इसको गहरी जुताई करना है। और आपको उसमें 3 से 4 दिन उसको धूप में छोड़ देना चाहिए। तो उसमें जितना जलीय कीड़ा और उसका अंडे और लार्वे ये समाप्त हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, जैसे ये चीज़ हो गया, सेकेंड चीज़ आपको इसमें क्या है, चूना डालना पड़ता है। जो चूना भी कई प्रकार का है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसमें क्योंकि पानी नहीं है, तो कोई भी प्रकार की चूना जो मार्केट में अवेलेबल चूना है, वही चूना आप यूज कीजिए। तो जो भी आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी चूना मिलेगा, वो चूना आपको डोज क्या होगी, वो पीएच, आपका पीएच जितना है, पीएच के हिसाब से आपको उसका सॉइल पीएच के हिसाब से आपको डोज निर्धारण किया जाता है।
अगर सॉयल पीएच आपको बराबर मतलब न्यूट्रल है, नियर न्यूट्रल है, 6.5 7 7.5 है, तो 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर में आपको 200-250 किलोग्राम चूना आपको डालना चाहिए। तो चूना डालने के बाद नेक्स्ट 24 घंटे या 1-2 दिन के बाद भी आप उसको तालाब में पानी भर सकते हो। तो पानी आपको कितना भरना है, आपको 3 फीट पानी चाहिए, तो 3 फीट पानी चाहिए तो कम से कम आप 4 फीट तक भरिए, तो फिर धीरे धीरे वो 3 फीट में आ जाता है। क्योंकि सूखी तालाब है तो फिर 4 फीट पानी भर कर धीरे धीरे 3 फीट आ जाएगा। तो पानी भरने के बाद उसके बाद आपको क्या है, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो फर्टिलाइजेशन दोस्तों, एक फर्टिलाइजेशन का एक चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेचुरल फीड प्रोडक्शन के लिए दोस्तों आपको तालाब में फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, फेज फर्टिलाइजेशन करना है। ये आपको मतलब ये पुराना टेक्नोलॉजी है, लेकिन कई किसानों को, कई मत्स्य पालकों को मालूम नहीं है जो ये फेज फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, इसका आपको बच्चे को कंटिन्यूस इसको अगर नेचुरल फीड अगर प्रोड्यूस करना है, नेचुरल फीड आपको देना है, तो आपको प्लैंकटन प्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। प्लैंकटन मतलब जो हिंदी में प्लावक बोलता है, जो वनस्पति प्लावक एवं जंतु प्लावक है, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, ये दोनों प्रकार के प्लैंकटन होती है। तो ये दोनों प्लैंकटन बराबर मात्रा में तालाब में होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेज फर्टिलाइजेशन। ये दोस्तों जैसे आपका मात्रा इसको डे 1 से लेके, और ये सारे के सारे आपका किलोग्राम प्रति हेक्टर, इसका यूनिट यहाँ छूट गया है, यूनिट होगा किलोग्राम प्रति हेक्टर के दर पे आपको देखिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पूरा चार्ट आपके सामने है। तो डे 1 में आपको प्रति हेक्टर में 800 किलोग्राम सरसों खल्ली, 800 किलोग्राम आपको रॉ काउडर, ताज़ा गोबर जिसको बोलता है, और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसको 25 kg पर हेक्टर के दर पर आपको अप्लाई करनी है। और सेकेंड डे में जस्ट उसका 50% है, आपको 400 kg SSP कम मात्रा में दे रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगा 25 kg में। और बाकी जो दोनों चीज़ है 800 फिर 400 फिर 200, ये देखिए सब 50-50 हो जाएगा। और दोस्तों थर्ड डे में अपन स्टॉकिंग कर रहे हैं। थर्ड डे में हमको क्या है, किसी प्रकार का मैन्युअली नहीं करना है, क्योंकि थर्ड डे जो है वो स्टॉकिंग के लिए है, सीड स्टॉकिंग के लिए, जो स्पॉन गिरा सही हमने स्टॉकिंग करेंगे। तो ये फेज फर्टिलाइजेशन आप अगर कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको तालाब में नेचुरल फीड प्लैंकटन का किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गारंटेड है, और इसको करके देखिए, बहुत ही फायदे वाली चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, ये फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्लैंकटन वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद आपका सीड स्टॉकिंग थर्ड डे में जैसे सीड स्टॉकिंग करेंगे, उसमें उसके 24 घंटे पहले, एक दिन पहले, डे 2 में या सेकेंड डे में, डे 2 में, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, क्योंकि ऑयल है तो पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है। और ये जो लेयर है, क्योंकि कीड़ा वगैरह जो देखे हैं, कीड़ा बार बार ऊपर आती है, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। जैसे ही ऊपर आता है वो ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आता है, और जैसे ही आप ऑयल का एक लेयर आ जाएगा, वो लेयर को ब्रेक नहीं कर पाएगा। जैसे ही लेयर को ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसका ट्रैकियल में क्या है, वो इमल्सन जो अंदर चला जाएगा, तब जाके क्या है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इंसेक्ट वगैरह वो मर जाएगा। तो ये सीड स्टॉकिंग के पहले आपको करना है। और सीड स्टॉकिंग आपको कितना करना है, 5 to 10 मिलियन। अगर अच्छे से आपको हमारा बताया हुआ अगर विधि का प्रयोग करेंगे तो 5 to 10 मिलियन, 50 lakhs to 100 lakhs प्रति हेक्टर के हिसाब से आप स्पॉन आपको स्टॉकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सीड स्टॉकिंग के बाद, सिर्फ जैसे स्टॉकिंग कर दिया, स्टॉकिंग के बाद आपको मालूम है कि 50 लाख to 100 लाख अगर इस तरह इतना ज़्यादा अगर सीड अपन स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल फीड तो आपको निरंतर बनी रहा है। तो नेचुरल फीड के साथ आपको क्या देना पड़ेगा, नेचुरल फीड के साथ आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग भी देना पड़ेगा। तो ये जो आपका स्क्रीन पर है,
ये फीडिंग शेड्यूल मतलब सप्लीमेंट्री फीड का, सप्लीमेंट्री फीड में हमने एक यॉक, पहला जो 5 डेज है ये बहुत ही सेंसिटिव है। ये आपका इनिशियल स्टेज में है। इनिशियल स्टेज में आपको क्या खिलाना है, एक यॉक मीन्स अंडे को बॉयल कर लीजिए। अंडे को बॉयल करने के बाद वहाँ का जो पीला पदार्थ है उसको अच्छे से मैश कीजिए, ठीक है। एक इसका डोज है 1 लाख अगर स्पॉन के लिए एक यॉक, एक अंडे। उसको बॉयल करने के बाद आपको सफ़ेद वाला हिस्सा निकल जाएगा। उसके बाद जो पीला पदार्थ है एक यॉक है उसको लीजिए, उसमें थोड़ा सरसों तेल डाल के अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उसको छिड़काव कीजिए। दूसरा सोया मिल्क भी आप दे सकते हो। सोया मिल्क मतलब जो सोयाबीन का जो सीड है उसको रात भर भिगो दीजिए। रात भर भिगोने के बाद फिर मॉर्निंग में उसको पीस डालिए और वहाँ से मिल्क, दूध वाला पोर्सन को निचोड़ लीजिए। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको दूध वाला पोर्सन आ जाएगा। तो फिर उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही उत्तम है, पौष्टिक है, प्रोटीन परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है। ये 2 चीज़ आप यूज कर सकते हो। और मात्रा कितना होगा आपका एट द रेट ऑफ 12% बॉडी वेट। 1 लाख जो स्पॉन है उसका वेट है 160 to 170 ग्राम्स, 1 लाख। तो आपको मालूम है आप तालाब में कितना लाख बीज छोड़ रहे हो, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए और उसका 12% के हिसाब से इसको आप एक यॉक सोयाबीन देते रहिए। नेक्स्ट 6 डेज के बाद 10 डेज, 6 से लेकर 10 डेज में आपको राइस ब्रान मस्टर्ड ऑयल के, वो भी कितना परसेंटेज, 6% बॉडी वेट, 6% मछली का वेट जितना है उसका 6% बॉडी वेट निकाल लीजिए। 6% बॉडी वेट के हिसाब से आपको जितना किलो हो रहा है 50-50 लेना है। 50 आपको सरसों खल्ली लेना है, 50 आपको लेना है मस्टर्ड ये सरसों खल्ली एंड पोढ़ा जो राइस ब्रान है। तो खल्ली को रात भर भिगो दीजिए, सुबह जाके फूल जाएगा, गीला हो जाएगा। उसमें आपका कोढ़ा ले लीजिए बराबर मात्रा में, फिर मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद फिर बाल्टी में लाइए, पानी मिक्स करते जाइए और दोनों साइड में छिड़काव करते जाइए। तो ऐसे आपको फिटिंग कराना है। नेक्स्ट आपका 11 to 14 डे में सेम चीज़ है, राइस ब्रान एंड मस्टर्ड ऑयल के। और दोस्तों इसमें और एक चीज़ आप ऐड करने से बहुत बढ़िया होगा, तो इसके साथ विटामिन मिनरल का एक मिक्सचर मिलता है, ओनली 1%। आपको अगर 1 किलो आप दाना दे रहे हैं उसमें सिर्फ 1 ग्राम 10 ग्राम आपको डालना है। 1 किलो भोजन में 10 ग्राम विटामिन मिनरल का मिक्सचर ऐड कर दीजिए तो अति उत्तम है। तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। 16 डे में आपको हार्वेस्टिंग है, 16 डे में आपको हार्वेस्टिंग, और जिस दिन आपको हार्वेस्टिंग करना है उसके पहले डे 15th डे में आपको नो फीडिंग, किसी प्रकार का कोई फीडिंग नहीं करवाना है। तो आप 16 डे में 16 दिन का आपका अगर कल्चर पीरियड है, नर्सरी तालाब प्रबंधन है, तो आप 15 डे में नो फीडिंग, 16 डे में आपको ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह आपको, और उसके बाद हम और एक चीज़ आपको दिखा सकते हैं, दीज आर द प्लैंकटन। जो प्लैंकटन आपको नेचुरल फीड ऑफ फिश आपको बताया गया, तो उसमें मेन जो चीज़ है इसका मछली बीज का जो स्पॉन का सबसे फेवरेट फीड है रोटिफार है। ये दोस्तों आप फोटो में देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटो है। तो जो रोटिफार है, रोटिफार बहुत प्रचुर, जैसे ही मैंने बताया सेम शेड्यूल आप फॉलो कीजिए तो आपका तालाब में रोटिफार भरपूर मात्रा में, केराटिन एंड ब्रैकियोनस, ये 2 स्पीसीज बहुत ही जोरदार मात्रा में आपको मिलेगा। और ये दोनों बहुत बढ़िया तरीके से मछली बीज उसको दाना के रूप में लेता है। देन जू प्लैंकटन इस तरह का दिखेगा, ये सब आपका रोटिफार, कोपेपॉड। देन इसके साथ साथ आपका देखिए फाइटोप्लैंकटन भी बनेगा। जू प्लैंकटन जो है फाइटोप्लैंकटन को खाएंगे। तो फाइटोप्लैंकटन इस टाइप का आपको माइक्रोसिस्टिस, एनामेना, वॉलबॉक्स, स्पाइरुलिना, क्लाइमाइडोमोनास, इस टाइप का स्पीसीज। ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना होनी चाहिए, IMC जो इंडियन मिडल क्लास है, तो बच्चा जितना छोटे रहते हैं उसका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। ये देख सकते हो आप, देखिए प्रोटीन का 40 to 45% प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और कार्बोहाइड्रेट जितना बच्चे बड़े होते जाएंगे उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी कम होते जाएगा।
ये सारे विटामिन जो चीज़ आपको बताया गया था, सप्लीमेंट्री फीड, ये सारे सप्लीमेंट्री फीड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। आपको दोस्तों चूने का भी जो चीज़ बताया गया, जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कई 3-4 प्रकार का चूना मिलता है। दोस्तों सिर्फ आप सिंपली इतना अगर प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया मतलब सर्वाइविलिटी मिलेगा। और स्पॉट टू फ्राई जो है, मेन मोर्टालिटी स्पॉट टू फ्राई होती है, और इसमें भी बहुत बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। और इस टाइप का आपका फीड फर्टिलाइजर